तो गाइज यार बहुत सारे लोगों का कमेंट या मैसेज आ रहे थे फटाफट के सर आपने 50 तक जो क्वेश्चन बताया था बहुत ही हेल्पफुल था, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो मैंने कहा गाइज यार आप थोड़ा वेट करिए क्योंकि मेरे पास दो चीज़ की समस्या हो रही है यहाँ पे। बट कोई कंडीशन नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको अवश्य प्रोवाइड। तो दोस्तों जो मेरे पास पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ बहुत ही खतरनाक पीडीएफ है। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, पीडीएफ में आपको सीयूईटी से रिलेटेड या फिर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये खासकर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मैंने पूरा रिव्यू किया है और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हों तो लाइक के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आगे का जो पार्ट है, माने कि जो 1 से 50 तक है, यानी 1 से 50 तक, वो जिसको नहीं मिला वो मिल जाएगा, और जिसको अभी आगे का जो मिलना है वो मिल जाएगा। चलिए फटाफट लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि जो रेड का बटन है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम 51 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑलरेडी, यहाँ पे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 51 लिखा हुआ है और मैं फटाफट शॉर्टकट में के साथ भगाऊंगा, जिसमें से जो बहुत से क्वेश्चन हैं जो कॉपी पेन लेके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए कैसे मिलेगा पीडीएफ मैं आपको लास्ट तक मैं बता दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। चलिए, तो किस अर्थशास्त्री को राष्ट्रीय आय की परिभाषा का उपभोग पर आधारित है? तो फिशर का। किसका? फिशर का। सामाजिक लेखा विधि, सोशल अकाउंटिंग मेथड किसके प्रतिपादन की है? तो है रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड की। फिर आगे हम देखें 53, तो कौन सा कथन सत्य है? तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। कौन सा? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। कौन सा कथन सत्य है? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल घरेलू उत्पादन प्लस निर्यात माइनस आयात, ये हमारा कथन सत्य है। अब हम बात करेंगे 55 की। तो 55 में कुछ ऐसा दिया है कि बाजार का नियम प्रस्तुत किया है कि कौन ने? जेवी सेन है। कौन सी? जेवी सेन है, बाजार का नियम। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये पीडीएफ ये क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया, पढ़ लिया, तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा तो इन्हीं क्वेश्चन से पूछेगा, कोई भी बुक पढ़ोगे यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट के तौर पर। तो यहाँ पे 56 देख लीजिए आप लोग। प्रोफेसर से के बाजार का नियम, ठीक है, कौन है? उपयुक्त सभी। अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता, संचालन, पूर्ण प्रतियोगिता, आय में प्रभाव, किस प्रकार से रुकावट न हो, ठीक है, इस प्रकार है। अब बात करें हम 57 की। तो प्रोफेसर से के नियम के प्रमुख आलोचक हैं, तो कौन है? किन्स हैं। कौन है? किन्स, ठीक है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से किस वस्तुओं के उत्पादन में मांग और पूर्ति का असंतुलन होता है? तो अस्थायी में। किसमें? अस्थायी में, ठीक है। प्रोफेसर पेगु मंदी काल में बाजार को दूर करने का सलाह देते हैं, तो मजदूरी घटाने की। किसकी? मजदूरी घटाने की। प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित करता है, तो कुल मांग क्रय पर और कुल पूर्ति क्रय पर, ठीक है। प्रतिष्ठित विचारधारा आधारित है, तो मजदूरों को आलोचना के मांग पर। किंसवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं, तो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, ठीक है। किसको? प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। अब मजदूरी में कटौती से कीमतों में होती है गिरावट। मजदूरी में कटौती से कीमतों में होती है क्या? गिरावट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि 64 नंबर 64 की बात की जाए, तो यहाँ पे सिग्मा ओ, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि ए आई माइनस आई माने आय हो गया, या फिर इनकम हो गया, ई व्यय, ठीक है। ये रोजगार के सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, तो प्रतिष्ठित, ठीक है। कौन सी? प्रतिष्ठित। किंस रोजगार विश्लेषण आधारित है व्याख्यान, तो अल्पकालीन पर। जो विषय बाजार का नियम लागू करता है, तो उपयुक्त दोनों में, यानी वस्तु विनिमय पर और मुद्रा विनिमय पर, दोनों पर। बाजार के नियम के अनुसार
बचत नियम का संतुलन स्थापित करता है। तो ब्याज दर लोच पर, ठीक है। पीगू के अनुसार दीर्घकालीन बेरोजगारी दर की जाती है तो मजदूर दर में कटौती करके, ठीक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंधित होती है प्रतिष्ठित एवं अनुपात। केन्स का रोजगार सिद्धांत है अल्पकालीन, कौन सी अल्पकालीन। केन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है कुल मांग में कमी। केन्स का रोजगार सिद्धांत है तो अर्ध रोजगार की दशा में गड़क होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स पूछ लिया गया है, आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए तो मैथमेटिक्स भी पूछा गया है जैसे कि 73 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये, ठीक है। गणक ये सूत्र होता है ए 1/, या फिर 1 - MPC, ठीक है। गणक से स्वतंत्रता विनियोग पर त्वर का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो अल्फा लित त्वरक का संबंधित है प्रेरित विनिमय पर। त्वरक गुणांक होता है तो A - C 78। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो हैंक्स एवं हेनर्स ने केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग की जाती है तो सौदा, दूरदर्शिता एवं सट्टा तीनों में, ठीक है। केन्स के अनुसार ब्याज का सिद्धांत होता है सट्टा से। तरलता जाल में उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है पूर्णतः लोचदार की जाती है। और 81 की बात की जाए तो 81 तरलता जाल में सट्टा का मुद्रा पूर्णतः लोचदार होती है, ठीक है। अब 82 की बात की जाए, मार्शल के अनुसार ब्याज की दर होती है तो प्रतीक्षित का पुरस्कार, प्रतीक्षा जो हम करते हैं उसका। नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत की है तो ऋण योग कोष सिद्धांत। प्रतिष्ठित विचारधारा के विपरीत ऋण का योग होता है सक्रिय, ठीक है। केन्स ने बचत एवं विनिमय को बताया पारस्परिक निर्भरता, ठीक है। केन्स द्वारा प्रस्तुत की गई तरलता पसंदगी सिद्धांत है तो मुद्रा की मांग से तरलता पसंदगी के बढ़ाने पर ब्याज का दर अधिक हो जाती है। पारस्परिक परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था होती है एमपी ऋणात्मक होती है। उत्पादन को एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर होती है अवचत, ठीक है। क्या होती है अवचत, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो नहीं दिख रहा है 91 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बचत है तो इनमें से सभी। उत्पादन में श्रमिक विभाजित एवं विशिष्टीकरण का उत्पादन अतिरिक्त बचतों पर प्राय सामान्य रूप से किस उत्पादन की सभी फर्मों की उपलब्धता होने वाली मितव्ययिता कहलाती है तो बाहरी मितव्ययिता। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री जनसंख्या वृद्धि के संबंध में अत्यधिक चिंतित थी तो मात्सुल ने अपने जनसंख्या संबंधित प्रश्न लेखा कब प्रस्तुत किया था तो 1798 में, यानी कि 7। मात्सुल के अनुसार सरंग अवरोधक है तो देवी प्रकोप, ठीक है। मात्सुल ने जनसंख्या को कम करने के लिए किस बात पर आधारित किया तो नैतिक समय पर, ठीक है। काला भानक रक्षांत मानव जीवन की आशाओं का गला घोटने का सौदा करता है। यह कथन मात्सुल के जनसंख्या सिद्धांत के किस आलोचना ने की थी गढ़ करने, कौन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, यूपीएससी बीपीएससी में बहुत ही डिफरेंट, बट लोग भाग समझ ही नहीं पाते, ठीक है। क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। चलिए, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की परिभाषा पर आधारित। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि जब भी ज़्यादातर मुझे सवाल पूछा जाता था कि कोई अर्थशास्त्र की परिभाषा बताओ मनी से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड, तो मैं ये हमेशा याद रहता था तो मैं इसी को चिपका देता था, ठीक है। हार्ड व्हीलर, ठीक है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं तो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 की बात करें तो मुद्रा को मनुष्य के मौलिक आविष्कारों
में से एक माना गया है, क्योंकि मुद्रा में, इसका आंसर सा होगा, मुद्रा ने मनुष्य की अनेक कठिनाइयों को दूर की है। 102 की बात की जाए, एक देश की मुद्रा का मूल्य किससे मापा जाता है? तो रुपए से, क्योंकि और किसी से मापेंगे तो बहुत ही डिफरेंट होगा। क्रय शक्ति पाया जाता है काशी, कभी निरपेक्ष तो कभी तुलनात्मक रूप में मापी जाती है। फिर आगे हम बात करें 104 की, तो 104 की, तो यहाँ पे मुद्रा मुद्रा की एक इकाई के बदले में विभाजित वस्तुओं एवं सेवाएं प्राप्त की जाती है, उसमें पर्याप्त होती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में कोई भी। ठीक है, मुद्रा के मूल्य से और क्रय शक्ति से। आगे हम बात की जाए, तो फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा शाख मुद्रा के बीच एक निश्चित संबंधित होती है। ठीक है, प्रोफेसर कीन्स का प्रतिपादन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो वास्तविक शोक समीकरण से। किससे? वास्तविक शोक समीकरण से। फिशर के परिणाम सिद्धांत के समीकरण का किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो व्यावसायिक शोक समीकरण। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है शाख नियंत्रण। ठीक है, बैंक मुद्रा को उपयुक्त में कोई नहीं, जमा मुद्रा कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है, शाख, इनमें से कोई नहीं होगा। हम बात करते हैं 110 की। तो 110 कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। व्यापारिक बैंक नगद जमाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक राशि उधार देकर बैंक शाखा का निर्णय करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, शाखा निर्माण की विधि कौन कौन सी है? तो उपयुक्त सभी, प्रारंभिक, निरपेक्ष, उपयुक्त, ये जितने हैं ये सभी रहेंगे। फटाफट आप लिख लीजिएगा। फिर केंद्रीय बैंक शाखा निर्माण किस प्रकार करता है? तो कागजी मुद्रा निर्गमन करके। ठीक है, देश में बैंकिंग संस्था का संरक्षण हुआ था, तो केंद्रीय बैंक। ठीक है, जिसको हम रिजर्व बैंक फिर आरबीआई बैंक बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य करते हैं? तो शाख नियंत्रण। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं करती? तो शाख नियंत्रण। ठीक है, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण नहीं करती, बाकी सभी काम करती है, जैसे कि नोट निर्गमन का अधिकार होता है उसके पास, बैंकों के और ऋण, बाकी शाख निर्माण नहीं करते। ठीक है, केंद्रीय बैंक, क्योंकि केंद्रीय बैंक एक ही होती, दूसरी शाखा नहीं बनती। शाखा निर्माण में के बैंक दर नीति का संबंध केंद्रीय बैंक के किस कार्य से है? तो इसका आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। अंतिम ऋणदाता होती है। कौन होती है? अंतिम ऋणदाता। कोई भी बैंक को अगर ऋण देने से मना कर देता है तो अंतिम ऋणदाता बन जाता है केंद्रीय बैंक। बैंकों को नगद कोष पर प्रत्यक्ष नियंत्रण उत्पादन करने वाले रास्ते को कहा जाता है परिणात्मक नियंत्रण। ठीक है, कौन सी विधि परिणात्मक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता? तो है शौक नियंत्रण। वह कौन सी गुणात्मक नियंत्रण पर की अपराधित में से आते हैं? तो खुले बाजार की क्रिया। हम बात करेंगे 19 नंबर की। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है 19 नंबर का 119। तो 28 सितंबर 1951 को देश में वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी। तो राज्य वित्तीय निगम के। आईसीआईसीआई किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ये निजी क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, आईसीआईसीआई किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये निजी क्षेत्र में काम करते हैं। 1 जुलाई 1964 को देश में स्थापित की गई थी, तो कौन? उपयुक्त में से दोनों की। ठीक है, यूटीआई की और आईडीबीआई दोनों की। ठीक है, हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की स्वामित्व किसके हाथ में रहता है? तो भारत सरकार के। किसके हाथ में? भारत सरकार के। ये सब डिटेल में इकोनॉमिक्स क्लास जब पढ़ता था तो मैं पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ता था, बहुत ही मज़ा आता था कसम से। बट यहाँ पे आपको शॉर्टकट पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में जाना नहीं है। अगर हाँ यूपीएससी का प्री भी देना है या फिर एमपीपीएससी या फिर अदर, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो इसी प्रकार अगर आप मेंस देने जा रहे हैं लिखित पेपर, तब उसमें डिटेल में जाइए, और मैं लिखित वाला भी करा नहीं रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 123 की, 123 की। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहायता करती है, तो आईडीबीआई। ठीक है, देश में एसआईडीबीआई की स्थापना की गई थी, तो अप्रैल 1990 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी
बहुत इम्पोर्टेंट एसएससी बैंकिंग रेलवे में भी पूछ लेता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये यूनिट स्टेट ऑफ इंडियन की स्थापना की गई थी तो 1964 में, जुलाई 1964 में। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट 126 की। भारतीय लघु उद्योग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग का मुख्यालय लखनऊ में। यूटीआई का कार्य होता है उपयुक्त सभी जनता को बचत इकट्ठा करना, बचतों को उद्योग में विनिमय करना, यूनिट बेचकर अपनी पूंजी विनियोग करना। बहुत से काम होते हैं इसकी। किसकी? यूटीआई की। किस महीने में यूटीआई अपनी यूनिट सबसे कम कीमत पर बेचती है? जुलाई में, क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो 1935 में। ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक आरबीआई से संबंधित है, बैंकों का बैंक यानी बैंकों का बाप रिजर्व बैंक। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 130 की। क्वेश्चन नंबर 130। तो भारत में रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1949 में। रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किए गए थे तो केंद्र सरकार द्वारा करते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है तो 5 साल का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किए जाते? तो अचल संपत्ति के क्रय करने का कार्य। ठीक है। 134 की बात करें हम तो बैंक दर में परिवर्तन द्वारा साख नियंत्रण करने का अधिकार है तो वही रिजर्व बैंक को। किसको? बैंकों का बैंक, जैसे कि बैंकों का बाप मैं पहले बताया पापा। ये फिर भारत का केंद्रीय बैंक है तो भारतीय रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का कोष विधि है तो यहाँ पे जैसे कि कोष विधि है तो यहाँ पे मैं 2 करोड़ रुपए मूल्य कोष विधि। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम आगे कुछ और क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ कि यार वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो नोट डाउन भी कर लेते हैं और लाइक का बटन दबा देते हैं, बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। इस वजह से आपको सब्सक्राइब जो रेड बटन है वो दबा के और ऑल कर लेना है, न जाने कौन सी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँच जाए। चलिए तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 137 की। ठीक है, 137। भारत में पहली बार व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1969 में। अब 1969 में उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनका जमा धनराशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थे। अप्रैल 1980 को देश में कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंक हुए। ठीक है, कि देश में कितने बैंक हुए थे? तो 6। 1980 में इम्पोर्टेंट याद रखना। किस राष्ट्रीयकरण का अस्तित्व सितंबर 1993 में? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों की संख्या तो 19 है। यह रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड आपकी 2021 की और 22 की है। ठीक है, बट 22 की जनरल नॉलेज में अलग हो जाएगी, मैं नहीं कह सकता बट हो सकता है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि वर्तमान समय वित्तीय संस्थाओं का लाभदायकता व सुरक्षा दृष्टि से ऋण देने का प्राथमिकता देती है तो निजी क्षेत्रों में। किसमें? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट संस्था में। तो आई होप कि अब मैं नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करो, अगर आपको पसंद आया हो तभी आप वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि आपको और अच्छा नॉलेज और अच्छा पीडीएफ मिल सकता है तभी आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, रेड का बटन प्रेस करो। और अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ के आपको कुछ फ़ायदा है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे और आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो और वहाँ से किस प्रकार से वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको लगता है कि ये पीडीएफ ले लेना चाहिए, आपने पढ़ा होगा 12वीं में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आए थे, 12वीं में आए थे और यूपीएससी एमपीएससी